Hello everyone, how are you all? I hope you are doing good. Today we are going to start with the 5th chapter of your book, Social Science of Class 8th. The name of your chapter is Crafts and Industries. So इस चैप्टर में हम हमारे टाइम पे क्या क्या क्राफ्ट्स, इंडियंस का जब टाइम था तो क्या क्या क्राफ्ट्स, क्या क्या इंडस्ट्री सेटअप हुई थी, क्या क्या क्राफ्ट्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, उन सब के बारे में हम आज पढ़ेंगे इस चैप्टर में. ठीक है. अब इंडिया जो है उन्होंने उसके पास हमेशा एक बहुत ज़्यादा गुड कस्टम्स और एज ओल्ड कस्टम्स हमेशा से रहे हैं. ठीक है. और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये सब पास किया गया है. बिफोर द ब्रिटिश अराइव्ड इन इंडिया देयर वर टू डिफरेंट इंडस्ट्रीज इन बोथ द अर्बन एंड द रूरल एरियाज. वीविंग, पॉटरी एंड स्कल्पचरिंग and the metals were the main industries in the rural areas. Family run businesses were common in the villages. तो villages में जो businesses थे वो भी बहुत ज़्यादा common थे. अब जो बेसिकली आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स होते थे वो बेसिकली लोग अपनी फैमिली में ही प्रेफर करते थे करना. ठीक है. तो द आर्ट्स एंड क्राफ्ट इंडस्ट्री थ्राइव्ड इन द टाउन्स एंड सिटीज़. These people not only make the utility based objects but also make luxury items. तो ये सिर्फ यूज़ वाले ऑब्जेक्ट्स ही नहीं बनाते थे बट वो आइटम्स भी बनाते थे जो लग्जरी के लिए होते थे और वो साउथ ईस्ट इंडिया में भेज दिए जाते थे. ठीक है. टाउन्स लाइक सूरत, अहमदाबाद एंड मदुराई वर द सेंटर्स ऑफ दीज सेंटर्स. तो इन सब इंडस्ट्रीज़ के सेंटर्स क्या क्या थे? दे वर द टाउन्स लाइक सूरत, अहमदाबाद एंड मदुराई. Surat was the center of the cotton textile industry. Shipbuilding was also one of the major industries of India. तो shipbuilding भी काफ़ी ज़्यादा major industry थी when we could talk about India. And Surat किसका center था? Cotton textile का. Ramesh Chandra Dutt, an economic historian, said that India in the 18th century was a great manufacturing as well as agricultural country. ठीक है. तो ये रमेश चंद्र दत्त, he was what? ये एक economic historian थे और उन्होंने ये लाइन बोली थी for India. ओके. अब देखते हैं डिक्लाइन ऑफ द इंडस्ट्रीज़ की. इंडस्ट्रीज़ की डिक्लाइन ये ख़त्म होनी कैसे शुरू हुई. ठीक है. द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अ ट्रेडिंग कंपनी टिल 1757. इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? गुड्स खरीदना, जैसे कॉटन, स्पाइसेस, इंडिगो, शुगर, ये सब खरीदना इनका मेन ऑब्जेक्टिव था. ठीक है. द इंडियन रूलर्स वो बहुत ज़्यादा फेवर में थे कि अब हम इस्टेब्लिश करेंगे फैक्ट्रीज़ दूसरी पार्ट्स, मतलब डिफरेंट पार्ट्स में हम इस्टेब्लिश करेंगे. Eventually, the Indian handicrafts industry suffered a great setback because of the policies of the British. तो काफ़ी सारा setback, काफ़ी सारे losses भी सफ़र किए गए थे. किसने सफ़र किए थे? handicraft industries ने. As per the laws of the parliament, the use of the Indian cotton and silk was not permitted in England. तो ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या बोलता था कि जो भी इंडिया से रिलेटेड, इंडिया से बन के आएगा कॉटन या फिर सिल्क, उसको यूज़ इंग्लैंड में नहीं किया जा सकता. इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत रूटलेस थी विद द इंडियन क्राफ्ट्समैन एंड असिस्टेंट्स. मतलब काफ़ी ज़्यादा अनकाइंड, काफ़ी ज़्यादा बैड बिहेवियर था उनका. ठीक है. और धीरे धीरे क्या होता था, वो लोग सारे अपने जॉब्स को लीव कर देते थे और फार्मर्स के तरीके से, फार्मर्स के साथ या फिर फार्मर्स बन के वर्क कर लेते थे. द इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री सफर्ड अ मेजर मिसफॉर्च्यून. ठीक है. काफ़ी ज़्यादा उनका बैड लक भी रहा है when it comes to your ब्रिटिश अपने रूल्स चलाते थे, ये सब इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मिसफॉर्च्यून भी फेस किया गया है. देन द इम्पैक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब हुआ और कैसे थोड़ी चीज़ों को बेटर किया गया. द सिग्निफिकेंट इन्वेंशंस ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सच एज द स्पिनिंग jenny joy and the steam engine brought a novelty in the textile weaving in England. From being the largest supplier and exporter, India now became a consumer of British finished products. Thus, there was a shift from handmade products to specialized artisans to mass production by industrialists. तो धीरे धीरे क्या होने लगा, हैंडमेड प्रोडक्ट्स को कम कर दिया गया और इंडस्ट्रियल जो चीज़ें बनती थी उन चीज़ों को ज़्यादा कर दिया गया. आगे देखते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन. The native industries collapsed and disintegrated due to the policies of the British. तो बेसिकली क्या हुआ, जो इंडस्ट्रीज़ थी वो कोलैप्स कर दी गई और अलग अलग, डिसइंटीग्रेट मतलब अलग अलग हो गई सब. ठीक है. जो पहले एक साथ रहती थी, एक साथ काम करती थी, अब सब अलग अलग हो गया. ठीक है. मर्चेंट्स और बैंकर्स को भी सीज कर दिया गया जो टेक्सटाइल ट्रेड में इन्वॉल्व थे. The situation of the weavers changed when the East India Company became the political power. The company dealt with the weavers directly. They prohibited them from selling their goods to any Indian merchants. The company adopted many legislative measures to make its relationship legal and formal. The rules and regulations pertaining to the allowance that the weavers got market dictates. The terms were subject to many strict conditions. Each weaver during the British rule
रजिस्टर्ड अंडर एन औरंग, तो हर वीवर को रजिस्टर्ड होना इम्पॉर्टेंट होता था, ठीक है। इवेंचुअली द डिसकंटेंटमेंट रोज अमंग्स द वीवर्स, तो फाइनली क्या हुआ, इवेंचुअली धीरे धीरे डिसकंटेंटमेंट शुरू हो गया वीवर्स के बिटवीन ही। दे वर नो लॉन्गर इंडिपेंडेंट वर्कर्स, अब वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं करते थे, ठीक है। नाउ दे वर वर्किंग एज अ ग्रुप और समथिंग, okay. The rising yarn prices were also detrimental for the weavers as they brought about the decline in the imports of the textiles, ठीक है। आगे, the one-way trade imposed by the British East India Company in 1813 made the situation worse. Under this policy, Indian cloth materials were made highly taxable in India, whereas British goods were sold at extremely cheap prices in the Indian market. नाउ द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज़, की इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ होने कैसे स्टार्ट हुई। एंड ऑफ द 19th सेंचुरी में दो टाइप की इंडस्ट्री शुरू होने लग गई, प्लांटेशन इंडस्ट्री और मशीन इंडस्ट्री। पहले क्या है, प्लांटेशन इंडस्ट्री, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। द डिमांड फॉर इंडिगो, टी एंड कॉफ़ी अट्रैक्टेड मैनी यूरोपियन नेशंस टू एक्सप्लोर द रिच प्लांटेशंस ऑफ इंडिया। इंडिगो एक नेचुरल डाई है जो हमें प्लांट से मिलती है। ये बेसिकली कहाँ कहाँ पे ग्रो होती थी, बंगाल में और बिहार में। इंडिगो काफ़ी ज़्यादा डिमांड में थी ओवरसीज़, मतलब बाहर की कंट्रीज़ में इंडिगो वॉज अलॉट इन डिमांड। द टी इंडस्ट्री बिकेम द बिगेस्ट प्लांटेशन, टी इंडस्ट्री को बिगेस्ट प्लांटेशन इंडस्ट्री बना दिया गया था, धीरे धीरे वो बन गई थी, ठीक है। क्योंकि जो लोकेशन, क्लाइमेट और स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे और उसकी वजह से टी का फ्लरिशिंग बिजनेस शुरू हो गया था। Many tea companies emerged in South India and British India became the largest explorer of tea with England as the largest buyer, ठीक है। आगे देखते हैं मशीन इंडस्ट्री में क्या है। In the second half of the 19th century, the machine industry emerged in India. Jute was already a popular material in India. It was woven by hand into a coarse cloth. In 1855, mass production of jute started. तो 1855 में जूट का मास प्रोडक्शन शुरू हो गया था। फर्स्ट जूट मिल कहाँ पे बनाई गई थी, रिश्रा इन बंगाल। बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी देयर वर मोर देन 5000 लूम्स। 19th सेंचुरी के एंड तक 5000 लूम्स की फंक्शनिंग शुरू हो गई थी मिल्स के अंदर, ओके। सो काफ़ी ज़्यादा जल्दी चेंजेस आए थे और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी, ठीक है। अब आगे क्या है, कॉटन टेक्सटाइल मिल्स। द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल वॉज ओपन इन बॉम्बे बिकॉज ऑफ द फेवरेबल क्लाइमेट फैक्टर्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ अ पोर्ट टू इम्पोर्ट मशीन्स एंड एक्सपोर्ट कॉटन। Later, more mills came up in Ahmedabad, Kanpur, Sholapur and Madras. A demand for steel, cement, chemicals and coal started soon after. तो काफ़ी ज़्यादा डिमांड शुरू हो गई थी स्टील के लिए, कोल के लिए, ठीक है। जो केमिकल्स इंडिया में बनते हैं उन सब की डिमांड भी बहुत शुरू हो गई थी। सबसे पहले देखते हैं कोल। कोल was indispensable for the development of industries. With the expansion of railways, the demand for coal increased. तो जैसे जैसे रेलवेज़ की एक्सपेंशन होने लग गई, कोल की जो हमारी डिमांड थी वो भी इंक्रीज़ होने लग गई। और कोल इंडस्ट्रीज़ कहाँ कहाँ सेटअप हुई थी, बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट देखते हैं कि इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट के टुवर्ड्स एटीट्यूड क्या था लोगों का। The Indian industrialists were not provided enough banking facilities. The rate of interest of the loans was very high and they were not exposed to the technical knowledge needed for the job. ठीक है, उनको भी कोई भी टेक्निकल नॉलेज नहीं दी जाती थी और उनको ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम, जो भी बैंकिंग सिस्टम होता है, बैंकिंग फैसिलिटीज़ होती हैं, उनके लिए भी बिल्कुल ट्रेन नहीं किया गया था। आगे देखते हैं इम्पैक्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमी। सबसे पहले देखेंगे इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल, ठीक है। क्या था, ब्रिटिश की वजह से जो पीपल थे वो काफ़ी पुअर थे और उनकी वेजेस, उनकी जो सैलरीज थी वो भी बहुत ज़्यादा पुअर थी। वो बहुत घंटों तक काम करते थे और अनहाइजीनिक कंडीशंस में काम करते थे। क्या क्या फैक्टर्स थे, ब्रिटिश ने कोई भी स्टेप्स नहीं लिए इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए, कोई एफर्ट्स नहीं ली गई कि रूरल लाइफ और एग्रीकल्चरल लाइफ को बेटर किया जाए, ठीक है। और जो रेवेन्यूज़ थे बहुत ज़्यादा हाई रेवेन्यूज़ लिए जाते थे, ठीक है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ड्रेन्ड इंडियाज़ वेल्थ। जो ब्रिटिश की पॉलिसीज़ थी उसकी वजह से इंडिया की सारी जो हमारी इकोनॉमी है वो ड्रेन हो गई। इमर्जेंस ऑफ अ न्यू सोशल क्लास। तो अब क्या हुआ था कि एक नए सोशल क्लास की ज़रूरत है, हमें एक नई सोशल क्लास लानी पड़ेगी। विद द डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्रीज, टू सोशल ग्रुप्स केम अप। सबसे पहले कौन थे, द कैपिटलिस्ट और दूसरे द वर्किंग क्लास। एक है कि हमारे कैपिटलिस्ट हो गए थोड़े हाई अथॉरिटी के होते हैं और वर्किंग क्लास थोड़े कम अथॉरिटी के होते हैं, ठीक है। They had new ideas and fresh outlook, were interested in the development of the country. These factors also helped to bring people closer, ठीक है। कि इसकी वजह से लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा क्लोज होने लग गए व्हेन इट केम टू द इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। तो लोगों को में काफ़ी ज़्यादा कोऑर्डिनेशन शुरू हो गई,
ठीक है, ये केस स्टडी है, you can just read it. Alright, so now let's do the exercises of this chapter. Right, the first MCQ, the English East India Company was a trading company till c. 1757. Weavers left their job and started working as bee farmers. The British prohibited the weavers from selling their products to any foreign merchants. C. Mass production of jute started in A. 1855. Dash was indispensable for the development of industries. Coal. D. Okay, so it's clear. Moving on to the fill in the blanks. Okay, so the first fill in the blank is Dash was the center of cotton textile industry, Surat. The Indian weaving industry suffered a great setback because of the British policies. The company prohibited the Indian weavers for selling their goods to any Indian merchant. The tea industry became the biggest plantation industry. Okay, Dash was indispensable for the development of industries, coal. Now true and false. The first one, as a result of the British policies, Indian handicrafts flourished. False. Native princes had been traditional patrons of the handicrafts. This is true. Steel industry was the first modern industry to set up in India. False. A number of industries were set up in India during the British rule. True. The pre-colonial times, India was renowned for its handicrafts. True. Again. Okay. Now moving on to the question answers. What were the reasons of the decline of the Indian industries? क्यों हो रहा था डिक्लाइन? क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई टैक्सेस उनको बहुत ज़्यादा हाई टैक्सेस पे करने पड़ते थे, ठीक है, और वो सारा उनका गुड्स जो बनाते थे उनको बाहर भेज देते थे और उन्हें बिल्कुल भी प्रॉफिट्स नहीं मिलते थे. तो ये आप लिख सकते हो कुछ रीजंस जो ब्रिटिशर्स ने उनके साथ ह्यूमिलेशन की थी, वो सब आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हो, ठीक है. व्हाट वर द प्रॉब्लम्स, what type of problems did the textile industry face in the early years of the growth? तो आप सीधा अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाले पार्ट पे जाएंगे चैप्टर के, और वहाँ पे यू विल बी एबल टू फाइंड कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स होने लग गई थी. रेट्स ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई हो गए थे और जो रॉ मटेरियल था वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया था, ठीक है. थर्ड वन, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. दिस वन इज़ योर होमवर्क. मैंने आपको सारे चैप्टर्स में जो भी आपने पढ़ा है कि इंडियन इकोनॉमी में ब्रिटिश ने क्या क्या किया था वो आपको लिखना है. बाय द वे यू कैन ऑल्सो, आई विल टेल यू फ्रॉम वेयर यू कैन राइट द एग्जैक्ट आंसर. Also, see, you can write from here economic condition of the people. So this from here first line to this one, you can write your answer for your fourth question. Okay, so it will all be sorted if you write this. For the third one, this was for your third one. Now, what was the impact of the Industrial Revolution? So you can go to your Industrial Revolution page and from there you can get your answer directly where you have studied about Industrial Revolution here. So you can write from the first line till here and then some of the things in your own language from deindustrialization. So you will make your answer. Okay. Now, yeah, so that's it for this chapter, everyone. I hope you were able to understand this chapter very well. I'll meet you in the next one now. Till then, take care and goodbye.